के ऊपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। पिछले कुछ लेक्चर में हमने आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया था। शेयर बाय एंड सेल करना भी अभी तक आपको आ गया होगा। तो अब अगर आप शेयर मार्केट में जाकर कोई भी शेयर खरीद लेंगे तो हो सकता है कि आपको वो शेयर महंगा मिले, और क्योंकि आपने शेयर महंगा खरीदा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके बाद शेयर की प्राइस बहुत लंबे टाइम तक बढ़ेगी ही नहीं या फिर गिर भी सकती है और आपको लॉस हो सकता है। इसलिए आपको स्टॉक की सही प्राइस पता करना भी आना चाहिए। बचपन में अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ किसी भी शॉप या बाजार पे गए होंगे तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि आपके पेरेंट्स कोई भी चीज खरीदने से पहले दुकानदार से मोल भाव जरूर करते थे, और वो ऐसा इसलिए ही करते थे ताकि उन्हें जो सामान है वो महंगा ना मिले। उसी तरह से इन्वेस्टिंग में भी सेम कंसेप्ट का यूज होता है ताकि हम एसेट्स को उनकी सही प्राइस पे बाय कर सकें, और हम जिन मेथड्स का यूज करके किसी एसेट की सही वैल्यू मतलब प्राइस डिसाइड करते हैं उन्हें हम वैल्यूएशन मैट्रिक या वैल्यूएशन रेशियोज कहते हैं। तो अगर आपको ये पता करना है कि शेयर सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा मिल रहा है तो इसके लिए आपको वैल्यूएशन रेशियोज का यूज करना होगा। और वैल्यूएशन रेशियोज में सबसे कॉमन जो दो रेशियोज हैं वो है पीई रेशियो और पीबी रेशियो। तो आज के इस लेक्चर में हम इन दोनों रेशियोज के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन पीई यानी प्राइस टू अर्निंग या पीबी यानी प्राइस टू बुक रेशियो को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को सीखना होगा, तभी आपको ये रेशियोज इजीली समझ आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर, यानी शेयर होल्डर्स को एक शेयर के पीछे कितना प्रॉफिट या कितनी अर्निंग मिलने वाली है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास एक पिज्जा की स्लाइस है और आपके दोस्त के पास भी एक पिज्जा की स्लाइस है तो आप दोनों पूरे पिज्जा में एक एक स्लाइस के शेयर होल्डर हैं। अब मान लीजिए पिज्जा में 10 स्लाइसेस हैं और इस साल पिज्जा कंपनी ने टोटल 1000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो इस केस में अर्निंग पर शेयर 100 रुपए होगा। इसको निकालने के लिए हमने 1000 को 10 से डिवाइड किया है। 1000 जो उन्होंने टोटल प्रॉफिट कमाया है और 10 जो टोटल स्लाइसेस हैं। तो इस हिसाब से आप और आपके फ्रेंड ने एक स्लाइस के लिए 100 रुपए कमाए हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए दो कंपनीज हैं ए और बी। कंपनी ए को इस साल 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और इस कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स मतलब शेयर होल्डर्स के पास जो शेयर्स प्रेजेंट हैं वो टोटल हैं 10। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 1000 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 निकल कर आएगा। अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। सिमिलरली अगर कंपनी बी की अर्निंग 500 है और उसके भी टोटल 10 शेयर्स हैं तो बी का अर्निंग पर शेयर 500 डिवाइडेड बाय 10 यानी 50 निकलेगा। चलिए अब इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मान लीजिए कंपनी ए के शेयर की प्राइस 2000 रुपए है और कंपनी बी के शेयर की प्राइस 1500 रुपए है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा शेयर सस्ता मिल रहा है तो आपका आंसर होगा कि यार ये भी कोई पूछने वाली बात है, जो शेयर 1500 रुपए का मिल रहा है वही सस्ता है, यानी कि बी। लेकिन इस बार आपने गलत आंसर दिया है। देखिए शेयर्स को डायरेक्टली प्राइस के बेसिस पर कंपेयर करना और डिसाइड करना कि कौन सा शेयर सस्ता है और कौन सा महंगा है ये गलत है। 1500 रुपए 2000 से कम जरूर होते हैं, लेकिन प्राइस के बेसिस पर आप किसी स्टॉक को जज नहीं कर सकते हैं कि वो सस्ता है या महंगा। इसलिए यहाँ पर वैल्यूएशन का कंसेप्ट आता है और वैल्यूएशन के लिए ही हम पीई रेशियो का यूज करते हैं। इस रेशियो का यूज करके हम एक कंपनी की प्राइस को उसकी अर्निंग्स के साथ टैली करते हैं। तो इसे और आसानी से समझते हैं। तो पीई रेशियो का फॉर्मूला है प्राइस ऑफ द कंपनी यानी उसके शेयर की जो प्राइस है डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो मान लेते हैं कि जो कंपनी ए है उसके शेयर की प्राइस 2000 रुपए है और उसका अर्निंग पर शेयर 100 रुपए है। मतलब कंपनी ए का शेयर होल्डर 2000 रुपए देकर पर ईयर 100 रुपए कमा रहा है। दैट मीन्स कंपनी ए का पीई रेशियो 2000 डिवाइडेड बाय 100 यानी 20 होगा। मतलब आपको कंपनी ए से 1 रुपए कमाने के लिए उसको 20 रुपए देने होंगे। और वहीं मान लो जो बी है उसकी प्राइस 1500 रुपए है और उसका अर्निंग पर शेयर 50 रुपए है, तो इस केस में उसका पीई होगा 1500 डिवाइडेड बाय 50 यानी 30। मतलब उस कंपनी से जो बी कंपनी है जिसकी प्राइस 1500 रुपए है उससे 1 रुपए कमाने के लिए आपको 30 रुपए देने पड़ रहे हैं। अब क्योंकि कंपनी ए का पी 20 है और कंपनी बी का पी 30 है,
इसका मतलब कंपनी ए का वैल्यूएशन स्टॉक बी के कंपैरिजन में कम है, यानी वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक ए ज्यादा अट्रैक्टिव है और कम वैल्यू पर अभी मिल रहा है, जबकि उसके शेयर की प्राइस 2000 रुपए है। यानी जितना कम पी रेशियो उतना ही फेयर वैल्यूएशन आपको मिल रहा है। अब अगर आपको एक कंसेप्ट एक बारी में समझ नहीं आया है तो टेंशन मत लीजिए, आगे ये कंसेप्ट बार बार रिपीट होता रहेगा और अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको कहूंगा कि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं ना उसको बिल्कुल नोटबुक पे लिखिए। इसको नेटफ्लिक्स की तरह लेट कर बिल्कुल भी मत देखिए। इसको अगर आपने सीखना है तो आप जो कुछ सीख रहे हैं उसको नोटबुक में लिखिए ताकि आपको याद रहे। तो अब जैसा कि हमने देखा कि वैल्यूएशन के लिए पी रेशियो एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड रेशियो है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पी रेशियो की यह है कि ये रेशियो एक कंपनी की अर्निंग से कैलकुलेट होता है। यानी इसके लिए अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी है, यानी कि कंपनी की अर्निंग नेगेटिव है या जीरो है, तो उस कंपनी में आप इस रेशियो का यूज नहीं कर सकते हैं। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये रेशियो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर जिनकी अर्निंग इरेगुलर है उसमें भी यूज नहीं किया जा सकता, जैसे कि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर जो होते हैं या फिर जो सेक्टर साइक्लिकल होते हैं उनमें भी इसका यूज नहीं किया जाता है। अब ये जो साइक्लिकल स्टॉक है, मैंने काफी डिफिकल्ट वर्ड बोल दिया है तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि साइक्लिकल वो बिजनेस होते हैं जो कि एक टाइम पीरियड में अच्छा कमाते हैं लेकिन कभी बिल्कुल भी नहीं कमाते हैं। अब अगर साइक्लिकल सेक्टर्स की बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं कि इन सेक्टर में रियल एस्टेट कंपनीज, स्टील कंपनी, मेटल कंपनी, माइनिंग कंपनी एक्सेट्रा आते हैं। मेरा सजेशन यह है कि अगर आप नए हैं तो आप शुरुआत में इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट ना करें, बल्कि आप एक स्टेबल सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए और वहां पे पी रेशियो का यूज करके आप सस्ते स्टॉक्स को ढूंढ पाएंगे। तो देखिए, हमें समझ आ चुका है कि अगर किसी कंपनी का पी रेशियो कम है, इसका मतलब वो स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है, उसका वैल्यूएशन कम है और उसको बाय करने का ये अच्छा टाइम है। तो अब हमने पी रेशियो को तो समझ लिया है, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक और पॉपुलर रेशियो यूज होता है, पीबी रेशियो, यानी प्राइस टू बुक रेशियो। इस रेशियो को समझने के लिए हमें सबसे पहले बुक वैल्यू के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। तो फिर से हम अपना वो कंपनी ए वाला एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो कंपनी ए है वो पिछले 20 साल से अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है और बिजनेस करते हुए उसने बहुत सारी जमीन खरीदी है, प्लांट्स खरीदे हैं, मशीनरी लगाई है। तो मान लीजिए इन सारे एसेट्स की जो मार्केट वैल्यू है वो 10,000 रुपए है, लेकिन इस कंपनी ने 1000 रुपए का लोन भी ले रखा है। तो इस कंपनी की बुक वैल्यू होगी 10,000 माइनस 1000, यानी कि टोटल 9,000 रुपीज। यानी बुक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल एसेट से लायबिलिटीज को माइनस करना होता है। अगर हम थ्योरी वाइज समझें तो बुक वैल्यू का मतलब है कि अगर एक कंपनी कंप्लीटली बैंकक्रप्ट हो जाती है तो उसे लिक्विडेट करने के बाद, यानी उसकी जो एसेट्स हैं उनको बेचने के बाद शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिलने वाला है। तो अब आपको ये समझ आ गया है कि बुक वैल्यू क्या होती है। तो अगर आपको बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है तो आपको कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसे उसके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना होगा और ऐसे आपके सामने बुक वैल्यू पर शेयर निकल कर आ जाएगी। तो जैसे मान लीजिए इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 9,000 रुपीज है और उसके मान लेते हैं कि 10 ही शेयर हैं, तो इस हिसाब से उसकी बुक वैल्यू पर शेयर 900 रुपीज होगी। तो अब हमें कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर पता चल चुकी है। तो अब हम पीबी रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि पीबी रेशियो निकालने के लिए हमें शेयर की प्राइस को उसके बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करना होता है। तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस थी 2,000 रुपए और इसकी बुक वैल्यू पर शेयर निकल कर आई है 900 रुपए, यानी इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू यानी पीबी रेशियो होगा 2.2। मतलब हमने कंपनी की जो 900 रुपए की बुक वैल्यू है उसके लिए 2.2 टाइम्स प्राइस कंपनी को पे की है। दोस्तों, प्राइस टू बुक रेशियो सीमेंट कंपनीज, पावर कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में यूज किया जाता है, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर कंपनी के पास हार्ड एसेट्स होते हैं वहां पर हम प्राइस टू बुक रेशियो यानी पीबी रेशियो का यूज करते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी पीबी रेशियो का ही यूज किया जाता है, क्योंकि बैंक ओवरऑल डिपॉजिट्स जो कि उसके ऊपर लायबिलिटीज हैं और लोन जो कि उसकी एसेट्स हैं इनसे ही चलता है। तो बैंक स्टॉक्स के लिए भी हम पीबी रेशियो का यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि पीबी रेशियो कहां कहां पर यूज होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनीज है जहां पे पीबी रेशियो का कोई भी काम नहीं है, जैसे आईटी कंपनीज। क्योंकि आईटी कंपनीज कोई बहुत बड़े प्लांट्स या मशीनरीज नहीं लगाती है, उनके पास सिर्फ एम्प्लॉयज होते हैं जो कि उनका काम करते हैं। और क्योंकि अकाउंटिंग टर्म्स में एम्प्लॉयज को एसेट नहीं माना जाता है, इसलिए आईटी कंपनीज का पीबी रेशियो हमेशा बहुत हाई होता है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दूं कि अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 100 रुपए है
तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा है या बुरा है? जब आप उसे किसी दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे। तो अगर आप एक कंपनी को किसी दूसरे सेक्टर की कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे तो वो ठीक नहीं होता है। यानी जब आप पी रेशियो का यूज कर रहे हैं तब आपको एक कंपनी को उसके सेक्टर की कंपनीज के साथ ही कंपेयर करना चाहिए। यानी आप एक आईटी कंपनी को दूसरी आईटी कंपनी के साथ ही कंपेयर करें, ना कि आईटी कंपनी को किसी दूसरी एफएमसीजी या फिर बैंक कंपनी के साथ। इसके अलावा जब आप किसी कंपनी का पी रेशियो या पीबी रेशियो देख रहे हैं तो आप उसका हिस्टोरिकल वैल्यूएशन भी जरूर देखें। यानी उससे पहले उसका पी रेशियो कैसा था, 3 साल पहले कैसा था, 5 साल पहले कैसा था, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका पी रेशियो जनरली हाई होता है। ये सारा डेटा आप स्क्रीनर या टिकर टेप जैसी वेबसाइट में देख सकते हैं, वहां पर फ्री में अवेलेबल है। तो जैसे अगर आप किसी भी स्टॉक का पी रेशियो देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनर की वेबसाइट में जा सकते हैं। वहां पर जाने के बाद आप स्टॉक का नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं। स्क्रीनर में जाने के बाद आपको ऊपर ही जहां पे स्टॉक्स की डिटेल्स दिखाई देती हैं वहीं पर पी रेशियो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे चार्ट में भी आपको पी रेशियो स्टॉक का देखने को मिलता है और यहाँ पर आप स्टॉक का जो हिस्टोरिकल पी रेशियो है वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक का पीबी रेशियो भी आप स्क्रीनर की वेबसाइट में देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टॉक का डेटा देखना चाहते हैं तो आपको बस उसका नाम लिखना है और उसका डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको समझ आ गया है कि पी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, इसको यूज कैसे करना है। तो आज के इस लेक्चर का फाइनल टॉपिक है अर्निंग यील्ड। वैसे तो ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट है और आज के टाइम पे उतना यूज नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी आप इसे सीख सकते हैं, जिससे कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन निकालने के टाइम आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बहुत ही फेमस बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में सिखाया है। बेंजामिन ग्राहम को, जो दुनिया के सबसे फेमस इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफेट, वो अपना गुरु मानते थे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अर्निंग यील्ड क्या है और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो अर्निंग यील्ड एक परसेंटेज है जो कि एक कंपनी के अर्निंग पर शेयर और उसकी करंट स्टॉक प्राइस के बीच का रेशियो होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम स्टॉक का जो अर्निंग पर शेयर होता है यानी ईपीएस, उसको स्टॉक की प्राइस से डिवाइड करते हैं और फिर उस नंबर को हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं ताकि हम उसे परसेंटेज की टर्म्स में पता कर सकें। जैसे मान लीजिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर 5 रुपए है और उसके शेयर की प्राइस 100 रुपए है, तो उसका अर्निंग यील्ड होगा 5%। ये परसेंटेज बताता है कि अगर आप एक शेयर को 100 में खरीदते हैं तो आपको हर साल 5% का प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो अर्निंग यील्ड है, इस कंसेप्ट का यूज करके आप अलग अलग स्टॉक्स की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर एक कंपनी का अर्निंग यील्ड दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में ज्यादा है तो आप दूसरी कंपनी को अंडर वैल्यूड मान सकते हैं और आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है अगर बाकी सभी फैक्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस स्टॉक की प्राइस फ्यूचर में बढ़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ अर्निंग यील्ड के बेसिस में आपको किसी स्टॉक को बाय करना है या फिर नहीं, ये आपको डिसाइड नहीं करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि एक स्टॉक को इवैल्यूएट करने में इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट क्वालिटी, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा एडवांस लेवल का था, हो सकता है आपको ये डिफिकल्ट लगा हो। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगा है तो एक बार दोबारा देख लीजिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको आगे भी ये चीजें याद रहें। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आप रेशियो एनालिसिस करना सीखेंगे। किस तरीके से कंपनीज को क्वांटिटेटिवली यानी नंबर्स के थ्रू एनालाइज किया जाता है, वो इस सेक्शन का मेन एम रहेगा। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है और वो सवाल ये है कि अगर एक कंपनी को अपने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रिटर्न जनरेट करना है तो उसे क्या करना होगा। सिंपल है, ज्यादा प्रॉफिट कमाना होगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक पार्ट के लिए ही सही, लेकिन आप भी उसके ओनर हैं। तो जब आप कंपनी के ओनर हैं तो आपको तभी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट ही सब कुछ है। तो अगर प्रॉफिट ही सब कुछ है तो ऐसे में आपके पास कोई ना कोई ऐसा तरीका या ऐसा मेजर होना चाहिए ना, जिससे आपको ये पता चले कि बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। तो इसके लिए आज के इस लेक्चर में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जैसे कि ROE, ROCE, ROIC और ROA के बारे में सिखाएंगे और साथ में देखेंगे कि इन रेशियोज का यूज करके आप कैसे अच्छी कंपनीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ये सभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, तो ये किसी कंपनी का जितना ज्यादा हो उतना बेटर माना जाता है, अनलाइक वैल्यूएशन रेशियोज जो कि जितने कम हो उतना बेटर है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कैपिटल यानी पैसे की जरूरत तो पड़ेगी।
अब आप कैपिटल का इंतजाम कैसे करेंगे? मान लो आप अपने बिजनेस आइडिया को किसी इन्वेस्टर को पिच करते हो, उसे आपका बिजनेस आइडिया पसंद आता है और वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि उसे आपके बिजनेस की 10% इक्विटी चाहिए। तो बिजनेस की टर्म में ये जो पैसा आपके पास आएगा या ये जो पैसा आपको इन्वेस्टर से मिलेगा उसे इक्विटी कैपिटल कहा जाता है। यानी आपने जिनसे कैपिटल उठाया है, जिनसे पैसा लिया है, उनको कंपनी में इक्विटी या हिस्सेदारी दी है। इसके अलावा आपके पास दूसरा रास्ता ये होगा कि आप बैंक के पास जाओ और उनसे लोन लो। तो ये जो लोन का पैसा आपको मिलेगा उसे डेट कैपिटल कहा जाता है। इसमें बैंक का आपके बिजनेस में कोई हिस्सा तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोन में डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक आपकी कंपनी को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो अब यहाँ तक आप इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल को समझ चुके हैं। तो अब जानते हैं हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। तो मान लीजिए आपने बिजनेस करने के लिए टोटल 10,000 रुपए की इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टर्स से उठाई, जिसके बदले में आपने उन्हें इक्विटी दी है, और बैंक से भी 10,000 रुपए का लोन ले लिया। यानी आपकी जो टोटल कैपिटल है वो है 20,000 रुपए। और इस पैसे से आप साल भर बिजनेस करके टोटल 25,000 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब ये जो 25,000 रुपए है ये आपका रेवेन्यू है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम इस टोटल रेवेन्यू से, जो कि 25,000 रुपीज का है, उससे हमारी जो टोटल कॉस्ट यानी जो हमने बिजनेस में पैसा लगाया है, जो कि इस केस में 20,000 रुपए है, उसे माइनस कर देंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो निकल कर आ जाएगा 5,000 रुपए। तो आपकी इक्विटी कैपिटल 10,000 रुपए है, डेट 10,000 रुपए है और प्रॉफिट 5,000 रुपए है। अब अगर इसका यूज करके आपको ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि आपने अपनी इक्विटी कैपिटल पर परसेंटेज की टर्म में कितना प्रॉफिट कमाया है। और इसको निकालने का फॉर्मूला है नेट इनकम, जिसे हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल। एंड क्योंकि हमने इसे परसेंटेज की टर्म्स में निकालना है, इसलिए इसके बाद हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस केस में हमारा जो प्रॉफिट है वो 5,000 रुपए का है, इक्विटी कैपिटल 10,000 रुपए की है। तो अगर फॉर्मूला के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करें तो वो निकल कर आता है 50%। अब अगर सेम एग्जांपल के हिसाब से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहता है कि जो पूरी कैपिटल लगाई गई है उसके ऊपर कंपनी ने कितना रिटर्न जनरेट किया है, और इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग अर्निंग डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस केस में मान लेते हैं कि हमारी जो ऑपरेटिंग अर्निंग है वो 5,000 रुपए की ही है। वैसे नहीं होगी, क्योंकि नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग अर्निंग अलग अलग होते हैं, बट आपको समझाने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारी ऑपरेटिंग अर्निंग भी 5,000 की है। तो इसमें हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 10,000 नहीं बल्कि 20,000 होगी, क्योंकि इसमें डेट कैपिटल को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इस केस में हमारा ROCE निकल कर आएगा 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 25%। तो इस तरीके से रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE निकाल सकते हैं। अब अभी तक के डिस्कशन में से आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अगर कोई कंपनी डेट फ्री है, यानी उसका जो डेट कैपिटल है वो 0 है, तो इस केस में कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी एक बराबर होगी, इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों की वैल्यू सेम मिलेगी। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ROCE और ROE के फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें न्यूमरेटर में नेट प्रॉफिट का यूज किया गया है, लेकिन ROCE के फॉर्मूला में न्यूमरेटर में ऑपरेटिंग अर्निंग होता है। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ऑपरेटिंग अर्निंग को एबिटा भी कहा जाता है और इसमें इंटरेस्ट, टैक्स और डिडक्शंस एंड एमोर्टाइजेशन एक्सक्लूड नहीं किया जाता, जबकि जो नेट प्रॉफिट है उसमें सब कुछ एक्सक्लूड करने के बाद ही निकलता है, इसलिए ये थोड़ा बहुत अलग होते हैं। अब अभी आपको स्क्रीन पर स्क्रीनर की वेबसाइट में दिखाई दे रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग है, और जब इसमें से इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को निकाला गया है तब जाकर नेट प्रॉफिट निकला है, इसलिए दोनों अलग अलग होते हैं। और क्योंकि दोनों अलग अलग हैं इसलिए ROE और ROCE अलग निकल कर आता है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये दोनों अगर प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं तो ज्यादा रिलायबल कौन सा रेशियो है। तो आपको पता है कि फंडिंग दो तरीके से ली जा सकती है, एक है इक्विटी कैपिटल और दूसरा है डेट कैपिटल। अब जो पैसा इक्विटी से आया है उस पर अगर कंपनी को लॉस होता है तो उसे कुछ भी रिटर्न नहीं करना होगा, लेकिन जो पैसा डेट यानी कर्ज के रूप में लिया जाता है उस पर कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। और अगर किसी वजह से कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती है तो बैंक उसकी एसेट्स को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है।
इसलिए अगर कोई भी बिजनेस लोन लेता है तो उसमें बहुत हद तक रिस्क भी रहता है, लेकिन जो बिजनेस डेट ज्यादा लेगा यानी लोन ज्यादा देगा तो वो उस डेट का यूज करके बिजनेस करेगा, तो इससे उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। लेकिन जो हमारा आरओई है उसमें सिर्फ नेट प्रॉफिट और इक्विटी को कंपेयर किया जाएगा, जिस वजह से उसका रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा दिखेगा। लेकिन क्योंकि आरओसीई में डेट और इक्विटी दोनों को देखा जाता है, इसलिए जब भी आप कोई डेट वाले बिजनेस को चेक कर रहे होते हैं तो उसमें आप आरओई के साथ साथ आरओसीई को भी जरूर देखें, क्योंकि जब वो कंपनी अपना बिजनेस चला रही है तब वो इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल दोनों का ही यूज कर रही है, इसलिए आरओसीई इस केस में ज्यादा रिलायबल होगा। यानी अगर किसी कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा है तो वहां पर आपको आरओसीई को जरूर देखना चाहिए। तो अब आप आरओई और आरओसी को समझ चुके हैं, लेकिन अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इसको जानकर आपको फायदा क्या होगा। तो इसमें सबसे पहला फायदा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो, शेयर मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और आपका काम है सबसे बेस्ट कंपनी को फिल्टर आउट करके उसमें इन्वेस्ट करना। तो अगर आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसका आरओई या आरओसी लो है तो इसका मतलब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी लो है, और अगर किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लो है तो आपको रिटर्न्स भी लो ही मिलेंगे ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे आप शेयर मार्केट की अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर सकते हैं। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है, इसलिए जनरली ऐसी कंपनी में ही इन्वेस्ट करें जिनका आरओई और आरओसी हाई होता है। दूसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस पॉइंट को समझाने के लिए ऐसी कंपनीज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं जिनका आरओई और आरओसी लो है। तो अगर कोई कंपनी बैंक से डेट लेके अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करती है तो उसे कम से कम 10 से 12% का इंटरेस्ट तो बैंक को देना ही पड़ेगा। तो जिस इंटरेस्ट पे कंपनी को पैसा मिला है उस इंटरेस्ट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है, यानी वो पैसा उसे उस कॉस्ट पर मिला है जो कि इस केस में 10 से 12% है। अब मान लो अगर कोई कंपनी 12% के रेट पर लोन लेकर बिजनेस करती है और वो ऐसा बिजनेस कर रही है जिसमें उसे 8% का रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिल रहा है, तो क्या ये एक अच्छा बिजनेस है? क्योंकि एंड ऑफ द डे उसे बैंक को अपनी पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा और ऐसे बिजनेस लॉन्ग टर्म में कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको भी लॉस ही होगा। थर्ड पॉइंट है नेगेटिव आरओई। अब क्योंकि आरओई एक कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर है और क्योंकि कंपनी को लॉस भी हो सकता है, इसलिए आरओई भी नेगेटिव हो सकता है। तो अगर किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव है तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी को लॉस हो रहा है। और फोर्थ पॉइंट है इर्रेगुलर प्रॉफिट्स। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फ्लक्चुएट करता है, स्पेशली मेटल, माइनिंग या रियल एस्टेट से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं। इस टाइप की कंपनीज का प्रॉफिट ज्यादा फ्लक्चुएट करता है क्योंकि कभी कभी उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता है और कभी लॉस हो जाता है, यानी उनका जो बिजनेस है वो साइक्लिकल है। तो अगर आपको ऐसी किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना है और आप उसके सिर्फ 1 साल का प्रॉफिट देखेंगे तो आपको लगेगा कंपनी अच्छी है और आप उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन ऐसे में अगर आप उसके 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तभी आपको एक सही आइडिया मिल पाएगा कि वो कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। तो अब आपको थ्योरी क्लियर हो गई है, तो चलिए अब प्रैक्टिकली कुछ लिस्टेड कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले जिलेट इंडिया का आरओई और आरओसी कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी डिटेल्स देखने के लिए आपको स्क्रीनर की वेबसाइट में जाकर जिलेट इंडिया लिखकर सर्च करना होगा। अब आपको जिलेट इंडिया की डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। तो आरओई निकालने के लिए हमें इसके नेट प्रॉफिट की जरूरत है, तो इसके लिए सीधा चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो टीटीएम यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट है वो है 298 करोड़। अब आपको शेयर होल्डर इक्विटी चाहिए, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम बैलेंस शीट में जाकर शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को जोड़ लेंगे। तो जिलेट की शेयर कैपिटल 33 करोड़ है और रिजर्व्स 874 करोड़ है, तो इसको अगर ऐड कर दिया जाए तो ये निकल कर आता है 907 करोड़। अब सिंपली इसे फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 298 डिवाइडेड बाय 907, और क्योंकि हमें इसे परसेंटेज की टर्म्स में निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो जिलेट का रिटर्न ऑन इक्विटी निकल कर आता है 32.85%। अब जिलेट का आरओसी कैलकुलेट करें तो इसके लिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए जो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिल जाएगा, और ये 505 करोड़ है। और इसका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो निकालने के लिए हमें बैलेंस शीट में जाकर इसकी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और बोरोइंग इन सबको जोड़ना होगा। तो ये भी ऐड करके 907 करोड़ ही आता है क्योंकि इसकी जो बोरोइंग्स हैं वो 0 हैं।
तो इस फॉर्मूला के हिसाब से इसका ROCE होगा 505 डिवाइडेड बाय 907 और क्योंकि हमें ये परसेंटेज की टर्म्स में चाहिए इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये निकल कर आता है 55.6%। तो इस तरह से आप ROE और ROCE को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि जिलेट एक डेट फ्री कंपनी है इसलिए इसका जो ROCE है वो बहुत ज्यादा निकल कर आ रहा है। तो जो डेट फ्री कंपनीज होती हैं यानी जिनके ऊपर कोई भी कर्ज नहीं होता है उनमें आपको ROE पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और जिस कंपनी के ऊपर डेट होता है उसमें आपको ROCE पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे दोनों ही फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब एक और कंपनी इंजीनियर्स इंडिया का ROE और ROCE कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इंजीनियर्स इंडिया के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 235 करोड़ का है और इसकी बैलेंस शीट में हम देख सकते हैं कि इसकी शेयर कैपिटल 281 करोड़ है और रिजर्व्स 1571 करोड़ के हैं। तो अब शेयर होल्डर इक्विटी निकालने के लिए हमें शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को ऐड करना होगा। तो 281 जो कि शेयर कैपिटल है और 1571 जो कि रिजर्व्स है उससे अगर जोड़ दें तो ये निकल कर आता है 1852 करोड़। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी और क्योंकि हमें डेटा परसेंट की टर्म में चाहिए इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 तो 235 जो कि हमारा नेट प्रॉफिट है उससे अगर शेयर होल्डर इक्विटी यानी 1852 से डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी निकल कर आता है 12.7%। और अगर ROCE निकालना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 251 करोड़ है और इसके लिए डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए तो इसके लिए शेयर कैपिटल और रिजर्व्स के साथ साथ बोरोइंग को भी ऐड करना होगा और क्योंकि इनके पास 22 करोड़ की बोरोइंग है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आता है 1874 करोड़। अब फॉर्मूला के हिसाब से ROCE निकालने के लिए 251 डिवाइडेड बाय 1874 मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये निकल कर आता है 13.4%। तो इस तरीके से आप ROE और ROCE को कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल में आपको इसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये डेटा आपको स्क्रीनर की वेबसाइट में मिल जाता है। जैसे अगर आप TCS का डेटा देखना चाहते हैं तो बस TCS लिखकर सर्च करो, उसके बाद आप ROE और ROCE को यहाँ से ऐड कर सकते हैं और वो डेटा पूरा कैलकुलेट होकर आपको दिख जाएगा। बट क्योंकि आपको ये सिखाना जरूरी था इसलिए हमने आपको कैलकुलेशन करके बताया है। अब दोस्तों मुझे पता है कि जिस कंपनी का ROE और ROCE ज्यादा है वो अच्छा है, मैंने आपको भी बता दिया है तो अब आपको भी पता है कि जिस कंपनी का ROE ज्यादा है और ROCE ज्यादा है वो अच्छा है। तो क्या जो कंपनीज स्टॉक मार्केट में काम करती हैं उन्हें नहीं पता होगा कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो ROE और ROCE को देखकर ही इन्वेस्ट करते हैं? उन्हें भी पता है, इसलिए कुछ कंपनीज भी ट्रिक्स यूज करती हैं अपने ROE और ROCE के नंबर्स को इन्फ्लेट करने के लिए। और वो ट्रिक क्या है ये जानने के लिए आपको वापस ROE और ROCE के फॉर्मूला को देखना होगा। तो अगर ROE या ROCE का नंबर बढ़ाना है तो इसके लिए या तो न्यूमरेटर बढ़ाना होगा या फिर डिनोमिनेटर घटाना होगा। अब अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को ही बढ़ा लेती तो फिर उसे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए कंपनी न्यूमरेटर को तो बढ़ा नहीं सकती। लेकिन जो डिनोमिनेटर में शेयर होल्डर इक्विटी है कंपनी उसको घटा तो सकती है ना, और इसको घटाने के लिए कंपनी कई बार डिविडेंड देती है क्योंकि इससे कंपनी के जो रिजर्व्स होते हैं वो कम हो जाएंगे और रिजर्व कम होंगे तो शेयर होल्डर इक्विटी भी कम हो जाएगी जिससे आपको ROE या ROCE ज्यादा दिखेगा और ऊपर से इन्वेस्टर डिविडेंड के नाम पर खुश भी हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर डिविडेंड देने वाली कंपनी यही करना चाहती है, लेकिन अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1% से ज्यादा है तो आपको उसके ROE और ROCE पर ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों अब आपको ROE और ROCE बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं ROIC यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल की। इस मैट्रिक से ये मेजर किया जाता है कि कंपनी ने बिजनेस करने के लिए जो पैसा यानी कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने पैसे को कितने सही तरीके से यूज कर रही है, यानी वो अपनी कैपिटल को कितना एफिशिएंटली एलोकेट कर रही है। अब ये जो ROIC है अगर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो ये अच्छा माना जाता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर कंपनी के लिए अलग होती है और इसको कैलकुलेट करना भी आसान नहीं है। तो ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को 15% का मान लेते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी कंपनी का ROIC 15% से ज्यादा है तो उसे अच्छा माना जा सकता है, और ये रेशियो भी आप स्क्रीनर की वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। इसके बाद ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट की बात करते हैं। तो ROA से ये मेजर किया जाता है कि एक कंपनी अपनी एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल इनकम को टोटल एसेट से डिवाइड करके परसेंटेज की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है।
आरओए बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है। इसके अलावा एसेट हैवी कंपनीज में भी ये रेशियो देखा जा सकता है। जनरली अगर ये 15% से ज्यादा है तो आप इन्हें अच्छा मान के चल सकते हैं, और ये सभी रेशियोज आप स्क्रीनर की वेबसाइट में देख सकते हैं। और अगर मैं आपको अपने हिसाब से बताऊं तो अगर ये चारों रेशियो 15% से ज्यादा है ना, तो आप मान के चल सकते हैं कि वो कंपनी अच्छा कर रही है, और जितना ज्यादा है उतना बेटर है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो हेलो गाइज, अगर आप A2 मर्केंटाइल, मनी बॉल, प्रीति राणे, रौनक उदा के फंडामेंटल ट्रेडिंग, लियो जैसे न्यू ट्रेडर्स के कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आप सिंपली हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज काफ़ी लो प्राइस के अंदर जेन्युइन सर्विस मिलेगी। पूरा का पूरा कोर्स आपको आपकी जीमेल के ऊपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा।